वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ये टॉपिक हमने फिनिश किया। और बच्चों, अब आपको मालूम है कि जो हमारी केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के 5 ब्रांचेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेकिन इन 5 में से ज़्यादातर हमारे काम में 2 साल आएंगी ये 3 ही ब्रांचेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों, आप कम से कम 5 में से ये 3 जो ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, इनकी तो भी डेफिनेशंस आप याद करके रखिएगा, ठीक है। यानी जब आप अगला लेक्चर सुनने के लिए बैठेंगे मोबाइल लेके, तो उसके पहले के जो लेक्चर्स है वो पूरे आपको समझे हुए चाहिए और वो पूरे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तब आपको इसमें मज़ा आएगा और तब आप इसको इसमें समझ में भी आएगा। आज बच्चों, हम एक नई कॉन्सेप्ट चालू करते हैं और इसका नाम है केमिकल बॉन्ड। इसका नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड केमिस्ट्री में हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले मन में सवाल आता है कि हम केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी जो मैटर है, पदार्थ है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी मॉलिक्यूल्स। यानी बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, आप मीथेन गैस लीजिए। मीथेन गैस में अनेक छोटे छोटे मीथेन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस मीथेन मॉलिक्यूल का आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये है CH4। यानी बच्चों, एक मीथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम रहते हैं, बराबर। अब जब हमने इन मॉलिक्यूल्स को देखने का प्रयास किया तो हमें ध्यान में आया बच्चों कि कुछ भी करो, ये मॉलिक्यूल्स इतने आकार में छोटे हैं, सूक्ष्म है कि हम इनको न हमारे आँखों से देख सकते हैं, ना किसी चश्मे की मदद से देख सकते हैं, ना किसी दूरबीन की मदद से देख सकते हैं। इवन सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हालांकि उसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लेकिन हम उससे भी मॉलिक्यूल्स को देख नहीं पाते। तो मतलब बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी इन साइज, बहुत ही छोटे होते हैं आकार में। ऐसे बोला जाता है, आपने सुई देखी ना, सुई जो अपन बटन से लाने के लिए वगैरह यूज़ करते हैं, कितना उसका नोक कितना छोटा सा रहता है। ऐसा बोला जाता है कि सुई के नोक पर अब जो खरबों मॉलिक्यूल्स बैठ सकते हैं, इतनी छोटी सी वो टोक पर इतने मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे होते साइज में। अब बच्चों, अब ये बात तो समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं आकार में। फिर मन में सवाल आता है कि मॉलिक्यूल्स यदि इतने छोटे हैं तो इतनी छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट के इतने सारे एटम्स क्यों एक साथ रहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मीथेन मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से भी दिखते नहीं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो फिर इस छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम एक साथ क्यों रहते भाई? है ना, इतने छोटे से जगह के अंदर उन एटम ने तो मना करना चाहिए रहने के लिए, है ना, दे शुड रिपेल ईच अदर। उन्होंने तो भाग जाना चाहिए, जगह बहुत कंजस्टेड है, कम है करके, है ना। जैसे अभी आप अकोला में पढ़ने के लिए आए और बहुत ही छोटी रूम है और वो छोटी रूम बोला आपको कि पाँच बच्चे आप शेयर करो, तो आप भी नहीं शेयर करेंगे। आप बोलेंगे इतनी कंजस्टेड जगह है, हम कैसे रह पाएंगे? मतलब इंसान जैसा समझदार जो प्राणी है वो भी छोटी जगह में रहना नहीं चाहता। वो बच्चों के झगड़े होने लगते हैं और इम्पॉसिबल होता है एक छोटी सी रूम में 5 लोग एक साथ रहना। फिर मन में सवाल आता है कि यदि मीथेन मॉलिक्यूल इतना छोटा है और इतने छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर और 5 एटम एक साथ रह रहे हैं, है ना, एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। लॉजिक की बात है, ये पहले तो एक एटम ने इतनी छोटी सी जगह में रहना ही नहीं चाहिए,
उन्होंने तो भाग जाना चाहिए, उन्होंने रिपेल करना चाहिए एक दूसरे को, उन्होंने मना करना चाहिए इतने छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर रहने के लिए। लेकिन मीथेन मॉलिक्यूल तो एग्जिस्टेंस में है, स्टेबल है, मतलब इस छोटे से मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर वो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम, ऐसे टोटल 5 एटम तो बहुत खुशी से एक साथ रहते हैं। क्यों रहते होंगे? इसका आंसर जब साइंटिस्ट लोग ढूंढने लगे तो उनको एक बात ध्यान में आई, लेकिन लॉजिक की बात आप इसको बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक साथ रह रहे हैं उस छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर, तो 100% इन एटम्स के बीच में कोई तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस होने चाहिए जो इन मॉलिक्यूल के अंदर के सब एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखते हैं। वही उसका कारण हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता। देयर मस्ट बी सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which are holding these atoms together in that so small methane molecule, है ना? कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं। जैसे बच्चों, अब हर फैमिली इतनी भाग्यवान तो रहती नहीं कि बच्चे को स्पेशल स्टडी रूम मिले, माँ बाप को एक अलग रूम मिले, है ना, ड्राइंग हॉल हो, डाइनिंग हॉल हो। हर फैमिली इतना लकी तो बच्चों रहती नहीं, है ना। तो बहुत बार जैसे हमारे बचपन की बात याद आती है कि एक छोटी सी रूम थी, बराबर 2 भाई बहन रहते थे, है ना, छोटे भाई बहन, और माता पिता आ गए तो 6 लोग वहाँ पे रहने में सही में मशक्क़त होती थी, सोने में ये वगैरह, फिर भी सब लोग एक साथ रहते हैं। हम ही नहीं, ऐसे कितनी फैमिलीज छोटी जगह में एक साथ रहते हैं। क्यों रहते? कोई बच्चा बोलता है क्या कि यार गरीब माँ बाप है, इतनी छोटी जगह, चलो दूसरे माँ बाप ढूंढते हैं, नहीं रहना यहाँ पे, ऐसा कोई भी बच्चा बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ इमोशनली अटैच है, माँ बाप अपने बच्चे के साथ इमोशनली अटैच है। छोटा घर है या छोटी रूम है, इसलिए ना बच्चे माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, ना माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, ना भाई बहन एक दूसरे को छोड़ देते हैं। कम जगह होने के बावजूद भी उनमें जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना, उनके कारण वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। इसी तरह बच्चों, इतने छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स बड़ी खुशी से एक साथ रहते हैं। इसका मतलब 100% लॉजिक की बात है कि देयर मस्ट बी सम forces of attraction in between these atoms present in that so small molecule। तो बच्चों, ये जो forces of attraction है, जो सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को उस छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर एक साथ होल्ड करके रखते हैं, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हमने नाम दिया केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड। अब अगले 2 साल या जिंदगी में आप जितने भी साल केमिस्ट्री के कांटेक्ट में रहेंगे, तो बच्चों मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि बॉन्ड, ये जो शब्द है केमिस्ट्री में, इट इज यूज फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज यूज फॉर द फोर्स ऑफ। व्हाई केमिकल बॉन्ड? क्योंकि ये केमिकल्स के बीच में रहता है। सर केमिकल्स यानी कौन? ये सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स। फिर ये बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकते हैं, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं जो हमें सब देखना है। तो बच्चों, आपको ये बात तो ध्यान में आई कि एक छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक साथ रहते हैं, कण जैसे स्पेस में भी एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनमें खास प्रकार के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो बच्चों उनको एक साथ क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं। केमिस्ट्री में हमने इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया? केमिकल बॉन्ड। बच्चों ध्यान में रखना, केमिस्ट्री में अब इसके बाद आप ध्यान में क्या रखेंगे? बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन भी देखेंगे बच्चों। क्या डेफिनेशन है रे? डेफिनेशन ऐसी है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, the forces of attraction due to which atoms of the same or different elements are held
held together in one molecule of a substance, in one molecule of a substance is called as chemical bond. बच्चों, जब मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, लिखता हूँ, तो आप बच्चों ये आदत डाल लो कि सर जब बोलते हैं तो आपने भी बोलना है, और हमारा दिमाग इतना तेज होता है, यदि आप मन लगा के विथ फुल कंसंट्रेशन एक या दो बार डेफिनेशन विथ अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे ना, तो तीसरी बार आपको अपने आप वो डेफिनेशन आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने डेफिनेशन बताई वैसे आपने बताई चाहिए, थोड़ा इधर उधर हुआ तो चलता है, बस डेफिनेशन का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, है ना। वर्डिंग थोड़ा इधर उधर का हुआ तो चलता है, बट मीनिंग शुड नॉट चेंज। तो क्या है बच्चों केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन due to which atoms of the same or different elements are held together in one molecule of a substance is called as chemical bond. यानी कि कोई भी सब्सटेंस लो, उस सब्सटेंस के एक छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक साथ रहते हैं, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दिया? केमिकल बॉन्ड। तो लास्टली मैं आपके लिए दोहराता हूं और आपको याद हो जाएंगी। What is chemical bond? The forces of attraction due to which atoms of same or different elements are held together in one molecule of a substance is called as chemical bond. तो बच्चों केमिकल बॉन्ड का काम क्या है? सब्सटेंस के एक छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर जो सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, उन एटम्स को एक साथ बांध के रखना, एक साथ होल्ड करके रखना, जिससे वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? स्टेबल। सर मॉलिक्यूल को स्टेबल कब बोलते हैं? जब मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स अच्छे से खुशी से एक साथ रहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल। यदि किसी वजह से वो एटम रिपेल करने लगे, दूर भागने लगे, मॉलिक्यूल से दूर भागने लगे, तो फिर हम बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या है? लेस स्टेबल। जैसे जिस घर के फॅमिली मेंबर अच्छे खुशी से है ना गुन्या गोविंदार एक सोबत राहतो, आपण म्हणतो ती फॅमिली कशी आहे रे? स्टेबल आहे। पण ज्या फॅमिली मेंबर्समध्ये भांडणं होत आहेत आणि एकमेकांना सोडून जात आहेत, आपण काय म्हणतो? अरे यार ती फॅमिली काय है? अनस्टेबल है। तो इस तरह ये हो गया बच्चों हमारा केमिकल बॉन्ड। मुझे लगता है बच्चों कि आपको ये समझ में आ गई। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है, जैसे मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, इथेन का फॉर्मूला C2H6 है, वाटर का जो हम पानी पीते हैं उसका फॉर्मूला H2 है, अमोनिया इसका फॉर्मूला NH3 है। तो ये सभी एटम्स जो सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है वो मॉलिक्यूल में एक साथ रहते हैं। कारण क्या है? केमिकल बॉन्ड्स। सेम एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे O2 मॉलिक्यूल, इसमें दो ऑक्सीजन एटम एक साथ रहते हैं, H2 इसमें दो एटम एक साथ रहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड बच्चों आपको समझ में आ गई। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड के प्रकार कितने हैं? तो मेनली दो ही प्रकार है। एक है आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, लेकिन उसको कोवैलेंट बॉन्ड का ही प्रकार समझा जाता है। तो आज हम एक नया टॉपिक बच्चों देखेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड के मेनली दो प्रकार है बच्चों, जिसमें पहला प्रकार है नंबर 1, और ये नंबर 1 है आयोनिक बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको नाम क्यों रखा गया आयनिक बॉन्ड। तो ये सब बातें बच्चों हमें आज यहाँ पे देखनी है। आपका 10वीं में भी ये हो गया है ना, तो आपके लिए बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत अलग तरह से आपको पढ़ाऊंगा और आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा, है ना। आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा कि आयनिक बॉन्ड क्या है, आप पढ़ा पाएंगे दूसरों को, इतना अच्छे से आपका ये हो जाएगा। सो let us understand what is ionic bond, how ionic bond is formed, what is the nature of ionic bond. Ionic bond form कैसे होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए हम एक छोटा सा सुंदर एग्जांपल लेते हैं, और वो है फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। वो एग्जांपल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब NaCl आपको दिख ही रहा कि इसमें 2 एटम है, N एटम और Cl एटम। कैसे तैयार होते होंगे रे NaCl, एक Na एटम और एक Cl एटम, वो कंबाइन होते होंगे और क्या तैयार करते होंगे NaCl। क्या तैयार करते होंगे NaCl। अब NaCl के एक छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर है ना 2 एटम एक साथ रह रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के, मॉलिक्यूल स्टेबल है। इसका मतलब Na एटम और Cl एटम के बीच में क्या होगा 100% कोई ना कोई तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बस हमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्वरूप जान लेना है कि किस टाइप का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको नाम क्यों रखा गया आयनिक बॉन्ड, तो वो बच्चों हम देख लेते हैं, है ना। मतलब आज ये आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट आपकी डिटेल में हो जाएगी, इतनी अच्छी कि आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ यदि कोई बच्चा अपसेट है आपका, तो आप उसको पढ़ा पाएंगे, पढ़ा के देखिएगा, बहुत मजा आएगी आपको और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अब NaCl कैसे तैयार होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे Na और Cl दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होगा, है ना। अब उसके लिए मुझे दोनों के एटॉमिक नंबर मालूम चाहिए। Na का एटॉमिक नंबर क्या है रे 11, क्लोरीन का कितना है रे 17। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा मैं 11Na, यानी Na एटम में 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रे 281, यानी Na एटम में 3 शेल्स होती हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। इधर देखो, अब ये क्लोरीन है अपना, इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287, 3 शेल, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट थर्ड शेल में 7। बच्चों आपने 10वीं में इनर्ट गैस एलिमेंट ये नाम भी सुना होगा, मराठी में उसको राजवायु बोलते हैं। राजा जैसे होते वो, कोई किसी को जरूरत नहीं रहती उनको, है ना। राजवायु बोलते हैं, इंग्लिश में इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं। तो और आपको मालूम है कि इन इनर्ट गैस एलिमेंट के जो एटम्स है, इन इनर्ट गैस एलिमेंट के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऐसा आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट रहा तो ऐसा कॉन्फिगरेशन बहुत ही स्टेबल होता है। क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। और इसीलिए तो इनर्ट गैस एलिमेंट के एटम को इतना अच्छा स्टेबल कॉन्फिगरेशन प्राप्त हुआ रहता है कि वो अपना स्टेबल कॉन्फिगरेशन चेंज डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए वो किसी को इलेक्ट्रॉन देते नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, ना किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। कोई जरूरी नहीं ना, जैसे किसी आदमी को बहुत अच्छी जॉब है ना, लाखों में सैलरी है, फैमिली के लिए कार है, उसके लिए कार है, बच्चों के लिए बगीचे हैं, जिस अपार्टमेंट में रहता है ना, बहुत बढ़िया सिचुएशन है, स्टेबल है, क्यों छोड़ेगा वो जॉब, नहीं वो उसमें ही रहेगा, बराबर है। तो इसी तरह इनर्ट गैस एलिमेंट के एटम के आउटशेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऐसा कॉन्फिगरेशन बहुत ही स्टेबल होता है बच्चों। अब Na जैसे नियॉन लो, Na एटम का नियरेस्ट गैस एलिमेंट नियॉन,
इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8 और क्लोरीन का नियरेस्ट नॉन गैस एलिमेंट है अर्गॉन 18 अर्गॉन और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है बच्चों 288 क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन 288 और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नियॉन के सेकंड शेल में 8, अर्गॉन के थर्ड शेल में 8, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये एलिमेंट बाकी एलिमेंट के आदर्श होते हैं। जैसे आपका कोई बड़ा भाई या कोई रिलेटिव बहुत बड़े जॉब पे लगा है ना, बहुत अच्छा उसका लग्जरियस लाइफ है ना, तो आपके लिए वो क्या होता है, आदर्श होता है। आप बोलते हैं कि मुझे भी उसके जैसे बनना है। इसी तरह अब बाकी एलिमेंट को थोड़ी इतना स्टेबल कॉन्फिगरेशन रहता है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि उन बाकी एटम ऐसे चाहते हैं कि उनको अपने नियरेस्ट गैस एलिमेंट जैसा क्या प्राप्त हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे ये नहीं है 281, Na के लिए आदर्श एलिमेंट कौन है, नियॉन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 28, Na का क्या है 281। Na क्या बोलता है, मुझे नियॉन जैसा चाहिए 28। यदि 28 चाहिए तो Na को क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, तब उसको 28 मिल जाएगा। इसीलिए Na एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी दिखाता है, क्योंकि इसमें उसका फायदा है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने ये वाला, तो इसको नियॉन जैसा बहुत ही स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें से चला जाता है, उस एटम पर कौन सा चार्ज आता है रे, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक पॉजिटिव चार्ज। समझ लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज। इस तरह अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद उसको क्या मिलेगा, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। इधर देखो क्लोरीन 287, अर्गॉन देखो 288, यहाँ पे 8 थर्ड शेल में स्टेबल कॉन्फिगरेशन, यहाँ पे 7 स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं। क्लोरीन एटम क्या बोलेगा कि मुझे भी मेरे थर्ड शेल में 7 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो एक क्लोरीन एटम बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, है ना, इसका दोस्त है ना ये, नहीं, इसको वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन देना है। उसके बाद उसको स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिलता है नियॉन जैसा 28, और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसको आर्गॉन जैसा क्या मिल जाता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो इसीलिए Na एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और उधर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, गेन। अब क्या होगा देखो, ये Na एटम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा 281। ये आखिरी थर्ड शेल का एक इलेक्ट्रॉन मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्रॉस से। सर आखिरी का क्यों, जनरली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। जैसे कभी युद्ध हो गया तो युद्ध में, लड़ाई में भाग कौन लेते हैं, हमारे देश के बाउंड्री पर जो सैनिक है, सोल्जर है, वो हिस्सा लेते हैं। अंदर जो लोग हैं, बाउंड्री के अंदर जो लोग हैं, वो थोड़ी हिस्सा लेते हैं, है ना। वी आर नॉट ट्रेन पीपल, वो ट्रेन रहते हैं। तो जैसे बॉर्डर के सैनिक हिस्सा लेते युद्ध में, वैसे जनरली एटम के आउटशेल के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो जो हिस्सा लेते हैं वही दिखाओ, जैसे ये लेता है तो ये दिखाया मैंने, बाकी की दिखाने की जरूरत नहीं, फॉर सिंप्लिसिटी। अब देखिए इधर क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 2 2 4 2 6 और 1 7। देखो अब Na को एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद उसको मिलने वाला है 28, और ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये आया तो कितने हो जाएंगे 288। अब Na एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसको क्या मिल जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उधर Cl ने ये क्रॉस वाले, देखो इलेक्ट्रॉन तो सभी एक जैसे होते हैं, Na का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में पहचान में आना चाहिए, इसलिए मैंने क्रॉस को दिखाया डॉट से। मैं डॉट से भी दिखा सकता हूँ, या ये मैं क्रॉस से भी दिखा सकता हूँ। ये पहचान में आना चाहिए कि भाई Na का कौन सा है, Cl का कौन सा है, इसलिए मैंने
इसको क्रॉस से देखा, उसको डॉट से। अब ये क्लोरीन है बच्चों, इसके बाद इसके 7 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, 2 2 4 2 6 और 1 7, और ये Na का क्रॉस वाला आ गया ये यहाँ पे। अब देखो इसके बाद से इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल कांस्टेंट। लेकिन जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव। कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव। अब बच्चों आपको तो 10वीं में बहुत एक फेमस सेंटेंस आपने पढ़ा है। कौन सा फेमस सेंटेंस? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हम भी बोलते थे चिल्ला चिल्ला के, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अभी अपोजिट चार्जेस है, इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ गए, और अपोजिट चार्ज स्पीसीज को हम बोलते हैं आयंस। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं बच्चों कटायन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं अनायन, और इनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में डेवलप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हमने केमिस्ट्री में क्या नाम दिया? आयोनिक बॉन्ड। क्यों आयोनिक बॉन्ड? क्योंकि ये बॉन्ड, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? आयंस के बीच में, कटायंस अनायंस के बीच। आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। हम उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और ये आयोनिक बॉन्ड का स्वरूप क्या है बच्चों? इसका नेचर क्या है बच्चों? किसी ने बोला कि क्यों भाई, क्यों रे भाई, आयोनिक बॉन्ड किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो आप क्या बोलेंगे? सर आयोनिक बॉन्ड एक सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अपोजिटली चार्ज आयंस कटायंस अनायंस के बीच में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि आयोनिक बॉन्ड इज नथिंग बट अ सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which gets developed in between the oppositely charged ions called as cations and anions, and it holds these cations and anions together in that small molecule of that compound. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में है, इसलिए इसको नाम दिया हमने आयोनिक बॉन्ड। इसलिए हमने क्या नाम दिया इसको? आयोनिक बॉन्ड। अब ये आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ रे? कैसे फॉर्म हुआ? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। उससे क्या हो गया? जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर ये कटायंस अनायंस बने, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बने, फिर उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। इसी को हमने केमिस्ट्री में एक सिंपल सा सुंदर सा नाम दिया आयोनिक बॉन्ड, जिसका और एक नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। 10वीं में बच्चों को आयोनिक बॉन्ड ये नाम जनरली मालूम रहता है ना, लेकिन ये नाम जनरली बच्चों को मालूम रहता नहीं। बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ मैं, तो ये जनरली मालूम रहता नहीं 10वीं के बच्चों को। लेकिन ध्यान में रखना कि आयोनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब डेफिनेशन कैसी बतानी है बच्चों इसकी? ऐसी बतानी है डेफिनेशन हमें, है ना? कैसी डेफिनेशन बतानी है? ऐसी कि द बॉन्ड which is formed by the transfer of electrons from one atom to another atom, is called as ionic bond. तो इस तरह बच्चों क्या होगी फिर आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, है ना? मेरे साथ ही आप मन में मन बोलने का प्रयास कीजिए, देखो आपका वो याद हो जाएगा कि द बॉन्ड which is formed by the transfer of electrons from one atom to another atom is called as ionic bond, is called as ionic bond. तो इस तरह ये हमारा आयोनिक बॉन्ड के बारे में हो गया बच्चों।
तो ये बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होने के कारण फॉर्म होता है। ये बॉन्ड कटायंस अनायंस पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो डेफिनेशन याद हो गई होंगी, अपना वीडियो लेक्चर है, यदि आपको डेफिनेशन एक बार और सुनना है तो थोड़ा रिवर्स जाके पीछे जाके आप और एक बार सुन सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा लिया तो फिर कैसा होता है, ज़्यादा समय में थोड़ा सी होगा। चलो अब हम देखेंगे एक और नई कॉन्सेप्ट, हम देखेंगे एक नई कॉन्सेप्ट और वो है आयोनिक वैलेंसी। आयोनिक वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयोनिक वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयोनिक वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है रे बच्चों, आप मुझे बताओ। सिंपल, NaCl फॉर्म करते वक्त Na एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, बताओ बताओ। Na एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक। तो हम बोलेंगे Na एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है भाई, +1 है। क्या बोलेंगे हम, +1 है। कोई कोई 1 भी बोलते हैं लेकिन +1 ज़्यादा करेक्ट है। क्यों सर, प्लस बताता है कि भैया ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। मतलब सीधा सीधा उस एटम पर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो चार्ज आएगा वो चार्ज उसकी क्या होती, आयोनिक वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब Na एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर चार्ज आता है +1, हम बोलेंगे उसकी आयोनिक वैलेंसी +1। क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर चार्ज आता है -1, तो हम बोलेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, -1। माइनस क्या बताता है कि भाई वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, एक क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, प्लस बताते हैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, माइनस बताते हैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो बच्चों किसी ने आपको पूछा कि आयोनिक वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन आप मुझे बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, डेफिनेशन बताओ। इस तरह बताएंगे कि द नंबर ऑफ electrons that an atom can lose or gain is called as ionic valency और इलेक्ट्रोवैलेंसी। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखता हूं, काबिल डेफिनेशन बघा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज और गेन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। यानी कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते वक्त या वैसे भी इन जनरल कोई भी एलिमेंट का एटम अपने खुद के जितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी दिखाता है या अपने खुद के जितने इलेक्ट्रॉन या दूसरों से जितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी दिखाता है उतनी उसकी होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो व्हाट इज, जैसे Na एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी +1। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी -1। यदि आप साइन नहीं बताना चाहते तो भी चलता है, लेकिन साइन बताया तो कौन लूज कर रहा कौन गेन कर रहा ये मालूम पड़ता है। सो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज और गेन is called as electrovalency, is called as electrovalency। तो बच्चों आज ये हमारा टॉपिक था केमिकल बॉन्ड और उसके प्रकार। तो केमिकल बॉन्ड की भी हमारी डेफिनेशन हो गई, उसके दो मेन मुख्य प्रकार है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, वो भी मैंने आपको बताया। उसमें से एक हमारा हो गया आयनिक बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ही लिया, कल मैं और एग्जाम्पल लूँगा आयनिक बॉन्ड MgCl2 कैसे फॉर्म होता है ना, और मैं एक दो एग्जाम्पल लेके मैं ये और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँगा, और फिर आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो बच्चों ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना, और कुछ भी डाउट रहा तो मन में आप निकाल लेना, और जब अपने ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगे या व्हाट्सएप वगैरह नंबर यदि शेयर करने लगे हम, तो डेफिनेटली आपकी डाउट्स हम जरूर सॉल्व करेंगे।